हेलो बच्चों, उम्मीद आप काफी अच्छे होंगे। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि 2025 का जो फिजिक्स का पेपर था उसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे जो बोर्ड लेवल पे काफी हैवी थे। मतलब वो जो क्वेश्चन है वो जेई मेंस में ही आते हैं, वो उससे नीचे उसकी कैटेगरी नहीं लगती है, लेकिन वो बोर्ड में दिए गए अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि स्कूल में भी वो टीचर वो कॉन्सेप्ट नहीं बताते और वो कोर्स में भी मतलब 99% केसेस में नहीं पूछा जाता है। लेकिन 2025 में ये कांड हुआ है, तो यहां पर जो मैं क्वेश्चन 2025 के जो क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा हूं उसको डिटेल्ड तरीके से कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन को आपको बता दूंगा, जैसे आपको कोई तकलीफ ना हो, आप समझ भी जाएं कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, 5 मिनट ज्यादा लगा के और सवाल सरल तरीके से कैसे आप कर सकते हैं। तो फॉलो कीजिए इस किलर सीरीज को। 10 इयर्स पीवाईक्यूज हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे आज चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इजी फिजिक्स विद अरविंद सर, अगर आप चाहते हैं आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ना तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि ये देखिए वन शॉट मैंने बना रखा है, ये प्लेलिस्ट का एक थंबनेल है। पहले चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 3 चैप्टर डाले जा चुके हैं और भी आ जाएंगे, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा। अगर किसी तरह के कॉन्सेप्ट में कमी है आपको कि भैया मुझे पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो इन वन शॉट को आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा और किलर सीरीज का भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिससे सारे चैप्टर्स जैसे चाहें वैसे आप देख पाएंगे। और अगली बात कि कई बच्चों को रहता है कि सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा, तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, मैं शुरू में और वीडियो में बताता हूं, लेकिन बच्चे क्योंकि ध्यान नहीं देते शुरू में, तो बीच में कमेंट करके पूछते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद देखिए थंबनेल लगाया है, जाइए स्टोर सेक्शन में और यहां पर आपको दिखेगा क्लास 12 फिजिक्स फ्री पीडीएफ 2025-26। इसके अंदर जितने भी पीडीएफ हैं वो सब अनलॉक हैं, यानी उसको क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, फिर अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आप इसका पीडीएफ लेकर अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, यहां पर मैं राइट गाइडेंस देता हूं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो, जो मेहनत करें उसका रिजल्ट आप ला पाए। और आपके लिए पेश है द्रोणा, देश का नंबर 1 फिजिक्स कोर्स। इस द्रोणा में मैं शाम को लाइव क्लास लेता हूं और केवल इतना ही नहीं, डाउट क्लियरिंग तो होती ही है लाइव क्लास के अंदर पढ़ाने के साथ 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 में इसके अंदर आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के पूरी किताब के वीडियोस मैंने खुद रिकॉर्ड किए, किसी और से नहीं कराए, जैसे एक्सप्लेनेशन अच्छा रहे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जांपल्स के फिर पूरे वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं। साथ में जो पीवाईक्यूज हैं 10 साल के, उनके भी वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। इसके अलावा आपको एमसीक्यू के वीडियोस, असर्शन रीजनिंग के वीडियोस, के स्टडी के वीडियोस, असाइनमेंट, गोल्ड स्टैंडर्ड आपकी नोट्स, फॉर्मूला शीट, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अब बस इतना है कि इसको लेकर आप पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। तो देश का नंबर 1 कोर्स द्रोणा, तो द्रोणा को लीजिए और पढ़ाई को आसान तरीके से मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और उसके स्टोर सेक्शन में आइएगा, वहां पर आप स्क्रॉल कर लीजिएगा और द्रोणा आपको दिखाई पड़ेगा, लेकर मेरे साथ पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा, करते हैं पढ़ाई को स्टार्ट। तो करते हैं शुरू। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन 2025 का है, एमसीक्यू 1 नंबर का सवाल है, इंटरेस्टिंग है और अच्छा सवाल। आइए देखते हैं ध्यान से। लिखा है इन द फिगर कर्व्ड लाइंस, ये फिगर है, कुछ कर्व्ड लाइंस बनी है जैसा हमको और आपको दिखाई पड़ रहा है, रिप्रेजेंट इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं बेटा जी? इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। इक्वी पोटेंशियल सर्फेस क्या होती है? उन सर्फेस पे पोटेंशियल सेम होता है। कहीं पर अगर 10 है तो हर सर्फेस पे 10 ही मिलेगा उसकी सर्फेस पे। ए चार्ज क्यू इज मूव्ड, हम एक चार्ज क्यू को, ये देखिए क्यू बना हुआ है, इस क्यू को मूव कर रहे हैं अलोंग डिफरेंट पाथ्स ए बी सी डी। ये देखिए ये कहां बना है, ये ए बना हुआ है, देखिए ये बी बना हुआ है, ये सी बना है, ये डी बना है। बढ़िया, समझ में आ गया। सवाल समझना भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो बहुत ध्यान दीजिएगा। द वर्क डन ऑन द चार्ज विल बी मैक्सिमम अलोंग द पाथ। अब कह रहा है कि 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, किस पाथ के अलोंग मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा? तो देखिए वर्क डन कैसे निकालते हैं आप, सिंपल फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा V। बस इसी तरह हम वर्क डन कैलकुलेट कर मारेंगे, जहां पे वर्क डन ज्यादा मिल जाएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं और बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर पूरे फंडे को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो पहला हम लेते हैं पाथ है ना, हवा में तो लिख नहीं सकते हैं, तो पहले हम सारे पाथ का वर्क डन निकालेंगे, जो निकालना काफी आसान है।
तो डब्ल्यू ए लिख लीजिए और इसका फॉर्मूला क्यू इंटू डेल्टा वी, जैसे हमने अभी, आप जानते भी, हमने याद भी दिलाया। अब क्यू लिखा, अब यहां पर आ जाइए ए में, ये अपने पास से ही अपने पाथ गया है, यानी ये देख रहे हैं ना यहाँ, ये से लेकर यहां तक, तो ये V2 माइनस V1 भी अगर करने जाओगे तो 10 माइनस 10, क्यू पोटेंशियल पे तो जीरो ही होता है, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया 10 माइनस 10 क्यू इंटू जीरो, यानी यहां वैल्यू आ गई जीरो। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि आपको महीन महीन बातें भी बता दें। इक्यू पोटेंशियल सरफेस, अपनी ही सरफेस पे, इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे कहीं से कहीं चार्ज ले जाओ, वर्क जीरो होता है। खैर, अब पाथ बी की बात कर लेते हैं हम लोग। ये रहा पाथ बी, इसका वर्क डन निकालते हैं। भाई कहानी तो वही है, क्यू इंटू डेल्टा वी। क्यू इंटू डेल्टा वी का मतलब हो गया, ये स्मॉल क्यू नहीं है, यहां पे कैपिटल क्यू है तो उसको कैपिटल क्यू कर देते हैं। नहीं, आप समझ जाते हैं बच्चे, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे कहने लगते हैं, तो हमने कहा जितना सही हो सके उतना ही इस्तेमाल किया जाए, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब दुरुस्त है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये रखा क्यू, अब डेल्टा वी का मतलब है V2 माइनस V1। बी वाला पाथ देखते हैं, रेड कलर से हाईलाइट करेंगे तो आप पकड़ पाएंगे। तो बी वाला पाथ ये देखिए, बी का एंड पॉइंट है, ये शुरुआत का पॉइंट है। तो यहां पर जो पोटेंशियल है VB की अगर हम बात करें, तो वो पोटेंशियल 15 वोल्ट है। ये देखिए 15 वाली लाइन जा रही है, और यहां का तो हम जान ही रहे हैं, यहां का तो 10 वोल्ट था ही, तो 15 माइनस 10 वोल्ट दिख रही होगी ना बात। तो फिर 15 माइनस 10 वोल्ट, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 5 बचेगा, 5 क्यू के बराबर वर्क डन आ गया। बहुत सरल होता है, लेकिन थोड़ा तो ध्यान रखना होता है। पाथ लिख देते हैं नंबर सी। अब डब्ल्यू सी की वैल्यू अगेन क्यू इंटू डेल्टा वी। अब क्यू लिखा और डेल्टा वी के लिए सी वाला पाथ, तो ये रहा सी का पाथ। देखिए यहां पर पहुंचोगे तो ये पोटेंशियल 25 है, ये लिख देते हैं VC लिख देते हैं आपके लिए, और ये 25 जिसे कि हम और आप इस बात को देख सकें। 25 दिख रहा है ना, थोड़ा ओवर राइट हो गया, चलेगा, खैर इतना तो आप लोग स्मार्ट हैं इतना तो पकड़ लेंगे ही। तो 25 इसका लिखा, V2 माइनस V1, ये 10 वोल्ट था तो ये 10 वोल्ट आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 15 क्यू। बढ़िया। अब हम आ जाते हैं पाथ नंबर डी। अब यहां पर WD लिख देते हैं, Q इंटू डेल्टा वी, अगेन Q रखा। अब हम बात करेंगे भैया D वाले की। तो D ये था, यहां पहुंचे थे आप, तो यहां पर VD कितना है, दैट इज 20 वोल्ट। हम और आप क्लियरली देख पा रहे हैं, तो इसको लिख दीजिए 20 वोल्ट माइनस याला वोल्ट 10 वोल्ट, तो ये वैल्यू आ गई 10 क्यू। अब तो देखिए कोई भी बता देगा इन चारों में से वर्क डन किसका ज्यादा है। साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि पाथ सी का वर्क डन ज्यादा है ना। तो ये आंसर हो जाएगा यहां पर सी, कहने की जरूरत नहीं है, 15 क्यू वर्क डन ज्यादा मिल रहा है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, एक एक चीजें मैंने सरलता से एक्सप्लेन कर दिया है, जो आपके लिए सुपर क्वालिटी है, नोट कर लो इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये कोई सवाल, ये भी देखिए 5 नंबर का सवाल है, 2025 में आया था, अच्छा सवाल है। आपका जो बोर्ड का 2025 का पेपर था वो काफी मजबूत पेपर था, तो इन दोनों सवालों को करेंगे। और इसके लिए मैंने क्या किया है कि इन दो सवालों को अलग अलग स्लाइड में डाला है, जिससे हमें पे स्पेस थोड़ी ज्यादा मिल जाए लिखने की। तो ये 2 सवाल है 5 नंबर में। पहला सवाल हम करने जा रहे हैं, पहला पार्ट करने जा रहे हैं, वो रहा पहला पार्ट ये, फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे। आइए देखते हैं इसको। लिखा है स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ए। कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब हो जाता है ठस गोला, ठस का मतलब इंग्लिश में सॉलिड है ना। ए है ऑफ रेडियस आर, चार्ज टू ए पोटेंशियल V। हम यहां पे बना देते हैं एक फिगर, ये देखिए है ए लिखते हैं, और क्योंकि सॉलिड है ये, तो मैं ऐसे निशान लगा देता हूं जैसे लगे कि सॉलिड वाली फीलिंग आ रही है। और इसको इनका रेडियस R दे रखा है और पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल V था और रेडियस R, ऐसे लिख देते हैं जैसे ध्यान रहे कि कार्यक्रम क्या है। पोटेंशियल V और रेडियस R, बढ़िया। इनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल B। अब ये जो है ना, इसके ये इनक्लोज्ड है एक कंडक्टिंग शेल से। शेल का मतलब होता है खोखला गोला, हॉलो स्फीयर। तो मैं उसका कलर चेंज कर देता हूं, उस खोखले गोले का नीला कर देता हूं, जिससे कि थोड़ी दिखाई बढ़िया पड़ेगा, बड़ा सा बना देता हूं। ये मान लीजिए एक तरीके का बी आइटम है, आइटम का मतलब शेल है। ये बी क्या है, शेल है। अभी ये व्हाइट कलर ले लो, ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा।
इसका भी रेडियस दे रखा है इस समय r। इफ ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय ए थिन वायर, अब इन्होंने क्या किया कलाकारी कि इस ए को एक बी से एक वायर से कनेक्ट कर दिया। कर दो कनेक्ट, करंट करने में खास चीज हो जाती है, वो हम अभी समझाएंगे आपको। कैलकुलेट द फाइनल पोटेंशियल ऑन स्फीयर ए एंड बी, यानी इस ए और इस बी पर आपका फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए शुरुआत में बात समझिएगा कि ये जब आप वायर कनेक्ट कर देंगे तो इसका चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। इस बी वाले का इनिशियल पोटेंशियल 0 था क्योंकि इस पे चार्ज था ही नहीं। अब जब इसको रख दिए हो तो ये ज्यादा पोटेंशियल कम पोटेंशियल की तरफ चलेगा, और तब तक चलेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से कम की तरफ चलता है ना। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी सॉलिड स्फीयर या स्फेरिकल शेल अगर अंदर रखी है, इनक्लोज है दूसरे से, और जब कनेक्ट कर देते हैं तार से, तो सारा चार्ज ए से निकलकर बी पर आ जाता है। क्योंकि अगर मैं ज्यादा डिटेल समझाऊंगा तो कोशिश करिए कर ले, एक झटके में आप हो सकता है समझ पाए। एक्चुअली इस पे पोटेंशियल होगा किसकी वजह से? 2 वजहों से, एक ये बाहर वाले शेल की वजह से, एक खुद की वजह से। तो हमेशा इसका पोटेंशियल इस बाहर वाले की अपेक्षा ज्यादा होगा, क्योंकि भाई ये सेंटर पे है ना, अपने सेंटर पे और ये अपने सेंटर पे, इसलिए ये इक्वल तभी होगा जब इसके पास चार्ज ही ना रह जाए। तो उससे क्या होगा कि जो ये पोटेंशियल इसके अंदर है वही यहां मिलेगा, क्योंकि इसका अपना पोटेंशियल तो अंदर है ही नहीं, क्योंकि चार्ज खत्म हो गया है। एक मैंने कॉन्सेप्चुअल लॉजिक दिया, अगर आप समझ पाए हैं तो बड़ी सुंदर बात है, नहीं समझ पाए हैं तो याद कर लीजिए सिंपल सी बात कि क्लोज शेल के अंदर कोई भी स्फीयर रखो या कंडक्टिंग शेल रखो, अगर एक तार से कनेक्ट किए हो तो सारा चार्ज बी पर आ जाता है, बी ए पर कोई भी चार्ज फाइनली नहीं मिलेगा, है ना। तो हम यहां लिख देता हूं कि आफ्टर कनेक्टिंग वायर whole charge of sphere था ना, क्या बोला था इन्होंने, स्फीयर ए will move to इस शेल था, शेल बी। आप समझ पाए? तो जो बी पर चार्ज है वो वही होगा जो इस पे चार्ज था पूरे का पूरा। बात समझ में आपकी आई? अब हम दूसरा मुद्दा लिखते हैं कि भैया जो आपको फॉर्मूला याद दिलाते हैं, जो कंडक्टिंग शेल होता है, यहां पे छोटा सा, फॉर कंडक्टिंग शेल की जगह मैं कंडक्टिंग स्फीयर लिख देता हूं, या कोई भी कंडक्टिंग है तो इसका जो फॉर्मूला आप पढ़े हो पोटेंशियल का, वी कंडक्टिंग लिख देते हैं, उसके सेंटर पे कह लो या जो भी है, के क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू वी। ये इसकी कहानी लिखी, ये वी कंडक्टिंग मतलब वी ए लिख देता हूं, यहां पर दे रखा। के का मतलब है कूलम्ब्स कांस्टेंट 1/4πε0, और चार्ज आप दिए हैं मान लीजिए क्यू, यहां दिया नहीं है, हमने मान लिया, अभी हम इसको हटा देंगे, और रेडियस दे रखी है इसकी आर यूज कर लिया, पोटेंशियल इसका दे रखा है वी, जो कि नोन क्वांटिटी है। बात आप पकड़ पाए हैं? अब यहां से हम क्या करते हैं, इससे निकाल लेते हैं क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? आरवी अपॉन के, कोई टेंशन नहीं, यानी इस पर जो चार्ज था वो इतना था, और अब वो बी पर पूरी तरह जा चुका है। अच्छा साहब, अब लीजिए अगला कदम बढ़ा लेते हैं। तो अगला कदम जब आप बढ़ाओगे तो वी लिख देते हैं शेल का मतलब वीवी की हम बात कर रहे हैं, इसलिए कि कंफ्यूजन ना हो। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल ये बनाने वाला है, तो ये बनाएगा, फॉर्मूला वही है के। अब चार्ज जो नया रहा क्यू डैश अपॉन आर, क्यू डैश इस क्यू के बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर, चूंकि क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू। क्यों ऐसा है? इस लॉजिक के हिसाब से है। सब कुछ आपको क्लियर कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, फंडे के साथ अब ये वैल्यू आ गई, अब इसी में मैं इस क्यू की वैल्यू ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। तो के लिखा, इस क्यू की वैल्यू हो गई आरवी, और ये आर और के। अब यहां पर देखिए ये के और के कट गया है,
तो आर वी अपॉन आर बचा। दिस इज द शेल का पोटेंशियल। यही जो पोटेंशियल है यही इसका है, यही, क्योंकि इस पे तो चार्ज है ही नहीं इस वक्त। तो आप फाइनल पोटेंशियल की बात करेंगे जब फाइनल पोटेंशियल वी डैश चाहो तो लिख दो, या वी बराबर वी और उसकी वैल्यू हो जाएगी, निकाले हो आर वी अपॉन आर। ये आंसर आ गया देखिए। और ये आर वी आर सारी क्वांटिटी सवाल में दे रखी थी, इसलिए कोई कष्ट का अनुभव नहीं होगा। इसको नोट करिए, इसका सेकंड पार्ट बचा है, उसको भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे या करेंगे। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो मेरे ख्याल से पॉज करके आप नोट कर पाए होंगे। अगला देख लेते हैं इसका जो सवाल है, ये रहा इसका अगला सवाल। और कलर व्हाइट लेते हैं अभी, चलिए ब्लू, ये कौन सा है, येलो। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं अपने मन से जो आपको आता है। मैं आपको हिंट याद दिला देता हूं क्योंकि करवा रहा हूं, इसलिए कि दो प्रॉपर्टीज लिख देता हूं ऐसे। किसकी? इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पूरा लिख लेना, इतना तो आप समझदार हैं ही। पहली क्या होती है कि वर्क डन किसी भी चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो होता है। तो पहला, आप कई प्रॉपर्टीज होती है उनमें से एक लिख रहे हैं, वर्क डन मूविंग ए चार्ज ऑन, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ES विल बी जीरो, विल बी जीरो है। ये उम्मीद है आता है, आपको बस हिंट दे रहा हूं जिसे आप ताजा कर लें याद। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का शॉर्ट फॉर्म। तो मैं ये लिख नहीं रहा हूं, याद दिला दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इसका थ्योरी पार्ट, मतलब जो पूछा था प्रॉपर्टीज, वो हो चुकी है। अब इसमें एक न्यूमेरिकल आगे दिख रहा है, उसको निपटाते हैं। तो कलर को थोड़ा बदल लेते हैं जिससे मजा बना रहे और मुझे भी अच्छा लगे। अब लिखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 50 न्यूटन कुलाम, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू 50 न्यूटन कुलाम है। इस सेटअप इन ए रीजन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सेस। अगर मैं फिगर बना के आपको बताने की कोशिश करूं कि ये एक्स एक्सेस हो गई और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है, 50 न्यूटन पर कुलाम आप बनाए हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बढ़िया। इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इस 220 वोल्ट, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, व्हाइट लेता हूं, ये ओरिजिन है और यहां पर पोटेंशियल कितना है बेटा, V0 लिख दो 220 वोल्ट। ये अपना क्वेश्चन बोल रहा है इसलिए हम समझ रहे हैं। फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट 4,3 मीटर में ही कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो। तो 4,3 का मतलब हो गया 4 इधर चलो और 3 इधर कहीं हाइट में चलो। तो दिस इज 4,3। आप मीटर में लिखना चाहो तो मीटर में ही, जैसे कहीं से आपको गुंजाइश ना मिले कि आप कंफ्यूज हो सको। तो ये 4 मीटर 3 मीटर, 4 मीटर 3 का मतलब है 4 इधर गए हो, ये कितनी वैल्यू हो गई, 4 मीटर। और ये आप जान ही रहे हो ये 3 मीटर यही कोऑर्डिनेट्स का मतलब है। इस पॉइंट को VP कह देते हैं, P कह देते हैं। फाइंड द पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का हमको VP निकालने का है, इतना ही तो है। अब देखिए जो हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके लिए मैं लिखता हूं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में आप ये फॉर्मूला जो पढ़ते थे ये आसानी से यूज कर पाएंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। रिलेशन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वेरिएबल के लिए नहीं। तो यूनिफॉर्म में डेल्टा आर किधर होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो दिस इज डेल्टा आर, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं, डेल्टा आर वो वैल्यू लेते हैं। तो अगर आप यहां बात आगे बढ़ाएं और डेल्टा वी को लिखना चाहें तो लिख सकते हो E इंटू डेल्टा आर, ये डेल्टा वी माइनस E इंटू डेल्टा आर। और यहां वैल्यू हो गई माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड था 50 और रही बात डेल्टा आर की, तो ये 4 मीटर है, इसको 4 रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वैल्यू हो गई -200। इस डेल्टा वी का क्या मतलब है बात करें तो ये है VP माइनस V0।
वीपी माइनस वी जीरो जो गए, और ये वैल्यू थी -200 के बराबर। वीपी लिखा और वी नॉट है 220, ये है -200, तो वीपी कितनी हो गई बेटा? अभी तो जोड़ी लेंगे तो यहां दिख रहा है 20 आएगा, अब वो जोड़ घटा कर इतना तो आप कर ही लेते हैं, तो ये 20 वोल्ट आपका देखिए यहां पर ये आंसर आ गया, और ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। ये भी अच्छा सवाल है, क्लैरिटी मिलनी चाहिए, इसको भी आप अच्छे से नोट कर ले बेटा। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, ये देखिए 5 नंबर का है, 2025 में आया था, और इसका जो पहला पार्ट है वो नॉर्मली जेई में आता है, लेकिन अगर आपके पास आ गया है तो अपने को करना पड़ेगा क्योंकि पेपर बहुत टफ था। तो मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा जैसे कहीं कोई समस्या आपको ना आए, और दूसरा पार्ट तो आसान है लेकिन देखेंगे हम लोग दोनों पार्ट। तो यहाँ पे काफी जगह भर गई है क्वेश्चन लिखने से, इसलिए अलग अलग क्वेश्चन मैंने लिखा है। चलिए पहला पार्ट करते हैं हम लोग, तो इसका पहला पार्ट ले लेते हैं साहब। ये पहला पार्ट लिखा है और इसको हम करने वाले हैं। तो यहां लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन। तो हमें जरा इसको प्लेस करके एक मोटे तौर पे दिखाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो मैं यहां पर एक रफ फिगर सा स्केच कर रहा हूं, वैसे तो 3D करना चाहिए लेकिन 3D नहीं कर रहा हूं समझाने के लिए। ये मान लीजिए पहला पॉइंट है जो कि ये कह रहा है ये 0 है, तो ये माइनस साइड हमने ले लिया, x है ना। वैसे भी ये YZ 0 है, तो ये एक ही में हिसाब, इसको y एक्सिस ना भी बनाए तो भी चल सकता है क्योंकि x में ही बदलाव है। ये -3 सेंटीमीटर लिखना चाहो लिख दो, 2 0 लगा दिया। और दूसरा पॉइंट यहां से 3 सेंटीमीटर दूर यहां कहीं बना देते हैं नंबर 2, और इसको लिख दिया 3 सेंटीमीटर 0,0, y और z 0 है। ये सिचुएशन है देखिए। और यहां पर 5 माइक्रोकूलम है, उसको भी मेंशन कर देने में कोई बुराई नहीं है। और ये यहां पर 5 माइक्रोकूलम है, और यहां पर है महाशय -1 माइक्रोकूलम, बढ़िया, रिस्पेक्टिवली। एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए ये सिचुएशन थी अभी। अब इन्होंने कहा कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप E = A/r² r कैप यूनिट वेक्टर, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पैदा कर देते हैं, और A की वैल्यू दे रखी है, देखिए ये A की वैल्यू यहां दे रखी है। स्विच्ड ऑन यहां पर सपोज करिए, अब मैं एक समझाने के लिए बना रहा हूं क्योंकि आर किधर है हमको नहीं मालूम, लेकिन मान लीजिए ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया जाता है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड ये पैदा कर देते हैं, यहां पर स्विच्ड ऑन इन द रीजन, कैलकुलेट द चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इसके आपस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी उसमें कितना बदलाव हो गया, ये आपको बताना है ड्यू टू सिस्टम, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही उम्दा सवाल है और आपकी भाषा में टफ सवालों की श्रेणी में आता है, लेकिन हम इसको एकदम मक्खन की तरह आपको समझाएंगे और ध्यान से समझिएगा। चलिए पहली बात करते हैं, कलर को थोड़ा मजेदार अंदाज में बदल बदल के पीला पकड़ते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, है ना, लिख देते हैं आपके लिए, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, मतलब जब ये ऑन नहीं किया गया था, तो ये आपस में जो इंटरैक्शन एनर्जी होगी या जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वही बनेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस क्या होती है, उसको मैं यूआई कर रहा हूं क्योंकि यू फाइनल तो लगाने के बाद आवेगा। कूलम्ब्स कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन r²। तो मैं यहां पे लिख देता हूं Q1 Q2, इसको 1 इसको 2, और इसके बीच का डिस्टेंस r12, ये r12 हो गया। ठीक, ये आपकी थी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऑन नहीं किया था। अब आपने क्या किया कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया है। आइए देख लेते हैं। तो कलर को फिर से व्हाइट ले लेने में भलाई है। अब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच्ड ऑन। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि कहीं से आपको तकलीफ ना हो कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था एक्सटर्नल है, तो जब आपने बटन दबा दिया ये पैदा हो गया, तब क्या फॉर्मूला लगता है, उम्मीद करते हैं आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो उसको याद कर लीजिए। तो यू फाइनल क्या हो जाएगा, ये तो रहेगी भी लिखेंगे,
यहां ये Q1 अगर है तो इसको लिखेंगे Q1, और यहां पे जितना पोटेंशियल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी VR1। इसी तरह इसकी कहानी Q2 VR2, और साथ में ये पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी UI, ये तो आपस में इंटरेक्शन कर ही रहते। ये फाइनल एनर्जी हो गई, ये इनिशियल एनर्जी हो गई। अब चेंज निकालना है तो UF माइनस UI कर दो, तो बेसिकली करोगे तो ये उड़ जाएगा टर्म, और तो कुछ बचेगा नहीं। ये भी हम मेंशन कर देते हैं जिससे कोई तकलीफ ना हो। तो चेंज इन सिस्टम एनर्जी लिख देते हैं शॉर्ट में, बाकी आप समझदार है क्या कहना चाह रहे हैं। एनर्जी लिखना था, चलो ई बना दो इसको, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है वही। तो डेल्टा U इज इक्वल टू UF माइनस UI। अब आप जान ही रहे हैं कि इसमें से ये घटाओगे तो ये उड़ जाएगा, यही बचेगा। यानी आपको Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 चाहिए, आपको ये निकालना है। पहला तो ये फंडा क्लियर होना चाहिए, यही सवाल नहीं, जैसा कोई भी सवाल पल्ले पड़े तो पूरा फंडामेंटल आपका स्ट्रांग हो। आप उम्मीद करते हैं समझ गए। अब मुद्दा क्या है, VR1 निकालना। तो VR1 निकालने के लिए आप जो रिलेशन यूज करते हैं वो रिलेशन यूज करते हैं VR1, क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस इंफिनिटी टू इस पॉइंट तक जो कि R1 होगा, और E डॉट DR। ये रिलेशनशिप होता है जब भी कोई वेरिएबल फील्ड पैदा किया जाता है। तो ये आप याद रखिए, ये कब का है, ये उस पॉइंट का है R1। अगर डेल्टा V कर देंगे तो R1 टू R2 कर देते हैं डेल्टा V निकालने के लिए, लेकिन यहां पर हमको इस फील्ड का निकालना ना, ये R1 है, इस ओरिजिन से नाप रहे हो। तो ये जो R1 है, इस R1 पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा कि भाई इंफिनिटी से चार्ज यहां तक लाओ, इसलिए इंफिनिटी टू R1 लिखा है। अगर आप कहीं पर ये लिख दें इसकी लिमिट में R1 टू R2 तो ये डेल्टा V हो जाएगा, क्योंकि वो R1 R2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ये भी क्लियर कर रहा हूं क्योंकि हमें ये पोटेंशियल फॉर्मूले में इस R1 वाले पॉइंट पर का रखना है, इसलिए हमने लोअर लिमिट इंफिनिटी लगाई, इंफिनिटी से चार्ज R1 तक लेके आए हो, इसको ध्यान रखिए। अभी जो E है वो ये दिए हुए हैं, अब दिए हुए हैं तो यूज करो उसको। मैं छोटा छोटा लिखना चाहता हूं, इसी में खत्म कर लूं, शायद ना कर पाऊं। खैर, तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। इंफिनिटी टू R1 और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखे थे A/R², और ये है R कैप, एक वेक्टर क्वांटिटी, डॉट DR, ये DR। कोई दिक्कत नहीं, पकड़ में आपके बात होगी, स्पष्ट दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए ये जो R एक बार लिख देते हैं, ऐसे समझाने में मजा नहीं आएगा। तो ये A तो कांस्टेंट है, इन्होंने वैल्यू दे रखी थी, तो A कांस्टेंट है, A को बाहर कर लो, तो ये माइनस हो गया A बाहर, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R1, और ये रहा बेटा 1/R², और R कैप एक बार और लिख दो ऐसी की तैसी DR। अभी इसका जब यूनिट वेक्टर का डॉट लोगे DR से तो ये केवल DR बचेगा। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एक क्वांटिटी निकल आती है, वेक्टर तो रह नहीं जाता। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई डॉट लोगे तो आ जाएगा -A इंफिनिटी टू R1 1/R² DR। बढ़िया। अब ये 1/R² का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/R होता है, इतना तो हम और आप जानते ही हैं। तो इसको लिखा -A, और ये -1/R और इंफिनिटी टू R1। अब इस माइनस को बाहर निकाल लो तो A 1/R इंफिनिटी टू R1, तो ये वैल्यू हो जाएगी A/R1, क्योंकि जब इंफिनिटी नीचे रखोगे तो 0 हो जाएगा। वो भी दिखा दें, देख ही लो, तुम्हें ऐसी की तैसी कर ही रहे हैं तो हर स्टेप तुम्हारे सामने कर देते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी 1/R1 माइनस 1/इंफिनिटी, तो ये 0 हो जाता है, तो A/R1। समझे, ये निकाल पाए इस पर पोटेंशियल। इसी तरह सिमिलरली सेकंड का, तो सेकंड का नहीं निकाल रहे, मैं लिख दे रहा हूं सिमिलरली। यही काम उसमें करना है, कौन बड़ी बात। तो VR2 जब निकालने जाएंगे तो उसकी वैल्यू A/R2 आ जाएगी। आप पकड़ पाए भाई, जैसे ये निकाला वैसे वो निकाल लोगे। अब यहां वैल्यू रखने की बातचीत है, तो डेल्टा U चले
फिर से YT ले लेते हैं। तो डेल्टा U निकालते वक्त हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं सीधे। ये जो है डेल्टा U, तो ऐसे बना देते, नहीं दोबारा लिखना पड़ जाएगा हमको, फॉर्मूला भूलना जाए। तो ये तीर का निशान बनाया, आप पकड़ पाएंगे कि इसका इस्तेमाल करना है। तो Q1 का मतलब है 5 माइक्रो कूलाम। तो 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू A/R1, इसका पोटेंशियल जो निकाला था, और उसके बाद यहां वाला जो चार्ज था वो लिख दिया हमने +-1 इंटू 10 की पावर -6 A/R2। कुछ भी नहीं किया, वैल्यू रख दी, वैल्यू पुट करने का कार्यक्रम चालू कर देते हैं। अब देखिए यहां पर ये वैल्यू लिखी 5 इंटू 10 की पावर -6, और ये A रख दो यहां पर 3 इंटू 10 की पावर 5। ये वैल्यू दे रखी, हमने अपने मन से नहीं लिखी है। और ये रही बात R1 की, तो ये R1 यहां से कितना रहेगा 3। ये डिस्टेंस कितना है 3, तो 3 इंटू 10 की पावर सेंटीमीटर में है, तो -2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा -3 मत लिख देना, ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम यहाँ R दूरी ले रहे हैं केवल, है ना। तो ये हो गया 3। अब यहां पे आ जाएगी, देखिए माइनस वैल्यू, तो 1 इंटू 10 की पावर -6, और A की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर 5, और यहां रहा R2 विच इज अगेन, यहाँ ये ओरिजिन से नापे हो तो ये 3 मिलेगा फिर, तो 3 इंटू 10 की पावर -2। अब एलसीएम तो दोनों का सेम है, सब कुछ सेम है, तो घटा मारो तो ये देखिए सब सेम है, तो 5 में से 1 गया, 4 बचा, बाकी सारी वैल्यू सेम है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 4 हो जाएगी। तो 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -2। ये 3 कैंसिल हो गया, ये 4 बचा, इंटू 10 की पावर -6, और ये प्लस का 5, और ये माइनस का जाएगा तो ऊपर आ जाएगा प्लस का, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 बचेगी, यानी 40 आ जाएगा। समझदार है ही ना। 4 इंटू 10 यानी कि 40 जूल, ये आपका देखिए यहां पर आंसर आ गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा खासा सवाल आपको समझना पड़ेगा। पेपर बनाने वाले अब जो बना रहे हैं वो तो आपके सामने, बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन दिए नहीं जाते थे, लेकिन ठीक है भाई। तो ये आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे आप, उम्मीद है कर लिया होगा। अब इसका दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं, 5 नंबर का है, सेकंड पार्ट भी है, आइए देखते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट ये रहा बेटा, तो कलर को पीला इला ले लेते हैं, थोड़ा अलग लगे। तो लिखा ए सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स इज प्लेस्ड इन एयर एंड दे हैव नेट चार्ज +80 माइक्रोकूलम और -80 माइक्रोकूलम which causes a potential difference of 16 वोल्ट between them। ये मान लीजिए ये 2 कंडक्टर ऐसे रखे हुए हैं, इस पे आप दिए हुए हो 80 माइक्रोकूलम, और बाजू वाले पे दिए हुए हो -80 माइक्रोकूलम, और इसके बीच में 16 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया आपने। ठीक है, जो बोल रहे हैं कर रहे हैं। अच्छा, आगे सवाल है तो इसको भाई अब लिखा है कि इफ द एयर बिटवीन द कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अच्छा पहला तो करें, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। सी निकालना है, तो हम सी का पहला ऐसे लिख देते हैं, हम जानते हैं सी की वैल्यू क्या होती है, Q/V। Q है 80 माइक्रोकूलम, 80 इंटू 10 की पावर -6, और V कितना है 16 पंचे 80, तो 5 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड, या माइक्रोफैरेड में लिखोगे तो 5 माइक्रोफैरेड। ये पहले वाले का आंसर आ गया, बहुत ही आसान। खैर, दूसरे वाले की बातचीत करते हैं, इस वाले की बात करते हैं। इफ द एयर बिटवीन द कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब यहां पर इसके बीच में हमने भर दिया है K बराबर 3। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 कंडक्टर्स। इन 2 कंडक्टर के बीच में अब नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स कम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी K टाइम्स कम होता है, यानी V' की वैल्यू हो जाएगी V/K, है ना। बस V कितना था 16 था जहां तक पहले, और अब हो गया 3, तो आंसर आ गया 16/3, सेकंड वाला बहुत आसान। ठीक, अब हम तीसरी की बात करते हैं, नंबर 3 लिखा है इफ द चार्जेस ऑन 2 कंडक्टर्स
चेंज्ड, अगर हमने इनके चार्जेस को इस पे जो थे 80 की जगह देखिए डबल कर दिया, 100 प्लस 160 माइक्रोकुलाम और माइनस 160 माइक्रोकुलाम, विल द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम चेंज, यानी सी क्या चेंज करेगा, गिव रीजन टू योर आंसर, यानी कि आपको बताना है चेंज करेगा नहीं करेगा और साथ में आंसर बताना है, तो देख रीजन बताना है। तो सी चेंज नहीं करेगा, सी ना क्यू पे डिपेंड करता है ना वी पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसा लगता है क्यू बढ़ाएंगे तो सी बढ़ जाएगा, नहीं, जब आप क्यू बढ़ाते हैं तो वी भी बढ़ जाता है, इसलिए क्यू बाई वी का रेशियो कांस्टेंट बना रहता है। तो ये बात आप लिख दीजिए बड़ा बड़ा नो, कैपेसिटेंस does not depend on charge। जब आप Q को बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ जाएगा, तो ये Q बाई V हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। तो ये आप इसका रीजन भी आपने दे दिया कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता, और डिपेंड क्यों नहीं करता एक स्टेप और अंदर, क्योंकि Q बाई V, Q बढ़ाने पर V भी बढ़ जाता है, तो रेशियो सेम बना रहता है। तो ये बढ़िया सवाल था, इसको नोट कर लिया जाए तो बेहतर है, तो आप इसको साहब नोट कर लीजिए। तो बच्चों कहते हैं 5 नंबर का 2024 का सवाल, ये देखिए इसमें पहला पॉइंट है ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ड्रॉ करने वाले बड़े सवाल आपके यहाँ आते हैं, तो मैंने ऑलरेडी फोटो यहाँ चिपका रखी क्योंकि बनाने में समय बहुत लगता, जिससे आप समझ जाएंगे। फिर चलिए उसको दिखाते हैं। पहले ये देखिए यहाँ पर ये फोटोग्राफ है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसके लिए है, डाइपोल के लिए। आप इसको याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा ये जो पॉजिटिव एक प्लस क्यू होगा और एक माइनस क्यू होगा। ये इस प्लस क्यू में जो सर्कल्स बने, इस सर्कल के सेंटर पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, खिसका हुआ है, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वी पोटेंशियल सरफेस डेंसर होती हैं और वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रेयरर होती हैं। तो ये खिसके हुए हैं, ये देखिए आप, ये देखिए गोला देख रहे हो, ये गोले के सेंटर पे नहीं खिसका हुआ है, इधर जल्दी पास है सरफेसेस और इधर दूर है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता है रिलेटिवली। और यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो भी बना हुआ है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। खैर दूसरी बात, ये डेरिवेशन है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड एट R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ये भी डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन ये रहता है, नंबर 2 है शायद ये। आप ये समझ लीजिए कि कोई कहीं से आप नपाई कर रहे हो ओरिजिन, और यहां से एक R1 वेक्टर लिए हो पोजीशन, और वहां एक चार्ज Q1 लोकेटेड है और एक R2 वेक्टर ले रखे हो, यहां पर आप Q2 चार्ज लोकेट किए हुए हो एट R1 R2 रेस्पेक्टिवली इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर मान लीजिए इसकी वजह से यहां पोटेंशियल बन रहा है V1, और इसी की वजह से पोटेंशियल बन रहा है यहां V2, इसको VR1 कह दो और इसको VR2 कह दो, इसकी वजह से जो पोटेंशियल बन रहा है। बात समझ में आ गई। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखिए क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट से ये चार्ज यहां तक पहुंचाए हुए हो, तो Q इंटू डेल्टा V इसका हो गया एनर्जी, और वही एनर्जी हो जाएगी सेव। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, Q1 इंटू VR1। जब ये नहीं था तो एक्सटर्नल फील्ड था, तो आप इस Q1 को इन्फिनिटी से लेके आए हो, और इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क डन करते हो, Q इंटू डेल्टा V। इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल लेते हो वो शून्य लेते हो, ध्यान रखना हमेशा जो इन्फिनिटी पर है हमारा पोटेंशियल कितना लेते हैं हम लोग, 0। इसके बारे में और चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन आप इतना पकड़ के चलिए हमारी पढ़ाई लिखाई के अनुसार। तो इन्फिनिटी से लेके आए तो V2 माइनस V1 यानी V1 इंटू R1, तो ये U हो गया Q1 इंटू V1, इसको लाने में आपको एनर्जी लगी। दूसरा जब लेके आए इस Q2 चार्ज को, तो एक तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल था वो बना, यहां पर देखो तो Q2 लिखोगे, VR2 लिखोगे। साथ में एक काम इसमें और हो गया है कि ये भी मौजूद था, जिसको आने के लिए इसका भी पोटेंशियल यहां पर बनेगा। तो इस सिंगल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हमको पता होती है, तो इसमें वो भी ऐड हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ऐसे ऐड करो, R12 का मतलब होता है 1 से 2 की तरफ, ये वेक्टर
कह दो आप, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। निकालना सीखे होंगे, डेरिवेशन आसानी से कर सकते हो। खैर, अब मैं इसका इस तीसरे नंबर सवाल का जिक्र करता हूं और करने की कोशिश करूंगा। देखिए लिखा क्या है, मैं इसको साइड में खिसका लेता हूं थोड़ा सा, तो थोड़ी जगह भी मिल जाएगी लिखने की और क्वेश्चन भी दिखता रहेगा, ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। आइए देखते हैं। द डायपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। ये डायपोल मोमेंट है। It is placed in an electric field E of 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर such that it accesses along the electric field। यानी शुरू में कहानी क्या है, ये नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग, जहां पर डायपोल माइनस और प्लस ये इसकी एक्सेस होती है, जहां डायपोल मोमेंट होता है। तो ये डायपोल मोमेंट किधर होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल में माइनस से प्लस की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट P। ये माइनस क्यू प्लस क्यू इतना पकड़े हो गए आप। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इस समय क्या है, डायरेक्शन साहब इसी डायरेक्शन में है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, पहली सिचुएशन। द डायरेक्शन ऑफ ई इज सडनली चेंज्ड बाय 60 डिग्री एट एन इंस्टेंट। और इसका जो है इंस्टेंट 60 डिग्री इसका चेंज कर दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जगह अब ऐसे हो गई, 60 डिग्री बनाने लगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल एट दैट इंस्टेंट। तो जो डायपोल में चेंज होता है एनर्जी का डेल्टा यू, उसका फॉर्मूला आपको पता है, PE cos θ1 माइनस cos θ2 इनिशियल फाइनल। PE की बात करते हैं तो P दे रखा था इन्होंने डायपोल मोमेंट 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो कितना भाई, वो भी देख लेते हैं। तो 10 की पावर 5 है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। शुरुआत में कहानी क्या हुई, cos 0, क्योंकि शुरू में इस समय एंगल कितना है 0, ये θ1 और θ2 कितना है बेटा 60 डिग्री। cos 0 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं दिख रही। अब यहां आगे बढ़ते हैं। ये 10 की पावर -25 हो गया और ये हो गया 1 और cos 60 का मतलब हो गया हाफ। तो ये आधी वैल्यू आ गई इसमें से, यानी हाफ इंटू 10 की पावर -25, या इसको लिख दीजिए 0.5 इंटू 10 की पावर -25, या इसको 5 लिख दो और यहां लिख दो 10 की पावर -26, और ये जूल आपका यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इस तरह से सवाल होगा। इस फॉर्मूले पे भी काफी सवाल आते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा प्यार से समझ लेंगे, कुछ गलत नहीं होगा। तो इसको आप नोट कर लें। तो मैं शुरू से दिखा देता हूं थोड़ा शिफ्ट करके, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो मैं यहां रोकूं शायद, हाँ जी। तो इसको आप पॉज करके नोट करें बेटा। तो उम्मीद करता हूं पॉज करके आप नोट कर पाए होंगे। थोड़ा साइड में ले लेता हूं इसको, जैसे पूरी बात आप तक पहुंच जाए। यहां तक मेरे ख्याल से काफी है, तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये बढ़िया आपको दिख रहा होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2024 का 5 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए 5 मार्क्स क्वेश्चन। हमेशा 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको दो पार्ट के अंदर मिलेंगे। नॉर्मली पहला डेरिवेशन होता है, यहां भी देख लेते हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P एट ए पॉइंट R फ्रॉम इट्स सेंटर फॉर मच लार्जर डिस्टेंस कंपेयर टू द साइज ऑफ द डायपोल। तो ये डेरिवेशन है जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने भी कई वीडियोस पे बनाए हैं जो आपकी मदद करेंगे, तो आप चाहें तो वहां से देख लीजिए, डेरिवेशन आराम से कर पाएंगे। अब हम इस सवाल को देखते हैं, ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं करके दिखाऊंगा। किस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मेथड डिफरेंट। तो यहां बोल रहा है 3 पॉइंट charges Q, 2Q and NQ are placed at the vertices of an equilateral triangle। ये equilateral triangle है ABC, और यहां पर Q चार्ज है, यहां 2Q चार्ज है, और यहां पर भाई साहब NQ चार्ज है at the vertices of an equilateral triangle if the potential energy of the system is 0। इसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। अब बताइए n की वैल्यू कितनी होगी। बात समझ गए होंगे आप। अभी निकालते हैं। इसको हम 1 कह देते हैं, 2 1 2 लिखना आसान होता है इसलिए इसको 3 कह देते हैं, चार्ज नंबर। आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, नंबर 2 पॉइंट है, उसकी कितनी हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
फिर आप पेयर बनाते हैं और डिस्टेंस, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका डिस्टेंस हम r ले लेते हैं, तीनों बराबर होगा। तो Q1 इंटू Q2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, Q इंटू Q2 2Q अपॉन R। फिर आ जाते हैं इसका जोड़ा इससे, तो Q इंटू NQ अपॉन अगेन R प्लस इस पे आ गए इसका पेयर इससे, तो ये हो गई 2Q इंटू NQ अपॉन R। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। उम्मीद है फॉर्मूला आपको मालूम होगा, मैं याद दिला देता हूं फिर भी एक बार। 3 पॉइंट सिस्टम के लिए बना रहा हूं, कलर बदलना चाहता हूं, व्हाइट कलर ले लेता हूं। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूले के अनुसार Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q1 Q3 अपॉन R12 लिख दो, इसको R13 लिख दो, और फिर Q2 Q3 अपॉन R23। ये फॉर्मूला होता है। R1 का मतलब R1 से 2 तक की दूरी, R1 की 3 तक दूरी, 2-3 का मतलब 2 से 3 तक की दूरी। इसी फॉर्मूले को यहाँ लगा दिया, क्योंकि सब में R था तो झंझट ही नहीं हुई, और आप 1 2 3 जो माने हो वो पेयर बना दो, 3 जोड़े बनेंगे। समझ में आई होगी इतनी बात, मुझे नहीं लगता कोई कष्ट की बात है। अब इसको देखिए, इन्होंने कहा है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है भाई वो शून्य है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं जो कॉमन आ रहा है उसको पहले कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड 1/R, तो ये बाहर ही आ गया। अंदर क्या बचा देखिए, 2Q स्क्वायर, यहाँ बचा NQ स्क्वायर, और यहाँ बचा 2NQ स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 0 है। यानी यहां से क्या सीखे हम कि ये 0, ये तो 0 होगा नहीं, कांस्टेंट है, तो 2Q स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर और प्लस 2NQ स्क्वायर बराबर 0। Q स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो ये बचा 2, और यहां पर आगे बढ़ेंगे तो इसे लिख देंगे आप N, और यहां क्या लिख देंगे 2N। तो ये Q स्क्वायर से डिवाइड, ये आ गया 3N, और इस 2 को इधर ले जाओगे तो -2 लिख दोगे, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। आंसर हो गया ये, बस और क्या करना है। ये देखिए कितना आसानी से निकाल पाए। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, आसानी से काम हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, जैसे पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो मैं हटता हूं, इसको पॉज करें और नोट डाउन कर लें। ये थोड़ा सा नीचे रह गया तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, मेरे ख्याल से ये आप नोट कर पाए होंगे। एक कदम आगे बढ़ा देते हैं इसको यहां तक, जैसे पूरी बात आपको दिख जाए। तो बच्चों करते हैं 2024 का 1 नंबर का सवाल, ये असर्शन रीजनिंग वाला सवाल है, और 2024 का 1 नंबर का। ये देखते हैं इसके अंदर क्या पूछा गया है, उसका बड़े आसानी से जवाब देंगे। कह रहा है कि असर्शन है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस are distributed uniformly on 2 halves of a thin circular ring as shown in the figure। ये एक रिंग है, इसके ऊपर वाले हाफ पर पॉजिटिव चार्ज दिए हुए हैं और नीचे वाले हाफ पर निगेटिव चार्ज दिए हुए हैं बराबर। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द रिंग इज अलोंग OC। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ द रिंग इज अलोंग OC, ऐसा बोल रहे हैं ये। रीजन O नहीं है, ये सेंटर O ऑफ द रिंग, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द रिंग इज अलोंग OC। अब यहां की ये जो बात कर रहे हैं वो क्या, देखिए यहां पर बात बिल्कुल दुरुस्त है, अभी समझाते हैं। रीजन लिखा है, इट इज सो बिकॉज द नेट पोटेंशियल एट O इज नॉट 0। लिख रहा है पोटेंशियल 0 पर, O पर 0 नहीं है। तो देखिए जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो बराबर है, क्योंकि सिमेट्रिसिटी हो जाएगी। आधा देखिए प्लस प्लस लिखा हुआ है ऐसे, और आधा इसमें माइनस है, ये सेंटर है। इस प्लस का जो असर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें तो E1, और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E2, क्योंकि निगेटिव अपनी तरफ खींचता है। तो E1 प्लस E2 जो आप करेंगे ये नेट रिजल्टेंट आएगा, और ये किधर रहेगा, अलोंग OC। तो ये तो ट्रू है, असर्शन इज ट्रू। लेकिन इसका जो रीजन दिया है
कि पोटेंशियल इस ओ पर जीरो होगा, वो गलत है। जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो, ये गलत है, क्योंकि पोटेंशियल यहां पर होगा शून्य। जो पोटेंशियल ये मिलके पॉजिटिव यहां बनाएंगे, ये सारे मिलके उतना ही नेगेटिव बना देंगे। तो वी पोटेंशियल एट ओ, ये ओ है, विल बी जीरो। कहने का ये मतलब हो गया कि V इज फॉल्स, V कह रहा हूं फॉल्स, मतलब रीजन इज फॉल्स। रीजन हमारा क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि रीजन में क्या लिखा हुआ है कि नॉट जीरो हो। तो आप समझ गए कि इसका तीसरा वाला ऑप्शन यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा, जहां पर आप कहते हैं कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये कहानी। तो असर्शन हो गया साहब ट्रू, जैसा मैंने यहां लिखा था, और रीजन हो गया यहां पर फॉल्स। बात समझ पाए होंगे, इसको भी पॉज करके अच्छे से नोट कर लें आप। तो बच्चों करते हैं एक नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन 2024 का। आइए देखते हैं। ए प्रोटॉन इज टेकन फ्रॉम P1 टू P2 both located in an electric field. The potential at points P1 and P2 are -5 volt and +5 volt। ये यहां पर देखिए P1 कोई पॉइंट है जिसका पोटेंशियल दे रखे हैं +5 वोल्ट, और एक कोई दूसरा पॉइंट है P2 और इसका जो पोटेंशियल है वो, या इसका -5 है और इसका जो पोटेंशियल है वो +5 वोल्ट है, ठीक है। और एक प्रोटॉन को, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इस प्रोटॉन को आप P1 से P2 की तरफ ले जा रहे हैं। P1 से P2 की तरफ ले जाने में कोई भी रास्ता आप पकड़े, पाथ, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है, इसलिए फाइनल और इनिशियल पोजीशन से ही मतलब होता है। तो चाहे आप ऐसे लाएं, चाहे आप ऐसे घुमा के लाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क डन यही होगा। एज्यूमिंग दैट काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द प्रोटॉन एट P1 एंड P2 आर जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी P1 P2 पर कुछ नहीं थी, शून्य थी, तो वर्क डन बताना है प्रोटॉन के ऊपर। तो बड़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जो वर्क डन होगा वो क्या होता है, W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। ये वर्क डन का फॉर्मूला यहां पर आप लगा सकते हैं बिल्कुल आराम से। Q का चार्ज एक स्टेप और बढ़ाते हैं, Q लिखते हैं और इसको लिखते हैं यहां पर V2 माइनस V1, जो कि डेल्टा V है। Q का चार्ज है प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, तो +1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन के बराबरी, और प्लस V2 का मतलब है 5 वोल्ट, माइनस, और V1 का मतलब है -5 वोल्ट। तो ये वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 10 हो जाएगा। तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यहां पर पावर हो जाएगी कम, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 की पावर -8 जूल, और यही आपका बेटा यहां पर हो जाएगा आंसर। तो देख लेते हैं कि कौन सा आंसर यहां मैच कर रहा है। तो आंसर मैच कर रहा है बी, तो बी इज द करेक्ट चॉइस। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से पॉज करके नोट करें। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं, ये भी 2023 का, मैंने जैसे वादा किया था, टफ हो, सरल हो, रिसेंट पहले हैं। आपको पढ़ना है तो सरल और कठिन से डरना क्या। आइए, टू स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स A and B of radius R1 and R2 have charges Q1 Q2। अब देखो इसमें कुछ बातें एक्स्ट्रा समझाऊंगा, ध्यान रखना। यहां पर ये बोल रहे हैं एक बॉल A है और दूसरी बॉल B है, एक जैसी नहीं है, आइडेंटिकल नहीं लिखा है, ध्यान रखना। यहां पर स्मॉल कंडक्टिंग, छोटी बड़ी कोई हो सकती है, रेडियस अलग अलग है। मैं इसको यहां बीच में नहीं लिखूंगा क्योंकि रेडियस नहीं बना पाऊंगा, तो इसको मैं रेडियस R1 लिख रहा हूं, ये दूसरी वाली रेडियस R2 है। इनको चार्ज दे बैठे हैं Q1 और इनको चार्ज दे बैठे हैं Q2। बड़ी अच्छी बात। दे आर कनेक्टेड बाय ए वायर। अब इसके बाद मैं अगली सेकंड स्टेज बना रहा हूं, इसको एक वायर से हमने कनेक्ट कर दिया है। रेडियस तो वही है, आप जानते हैं। अब ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द चार्जेस ऑन A and B इन इक्विलिब्रियम। अब क्या होगा, देखिए पहली बात, पहली गलती जो बच्चे कर सकते हैं, आदत उनकी पड़ी होती है कि इस पे Q1 Q2 है तो दोनों का एवरेज डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यहां Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। जो बच्चा ये करेगा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कब पॉसिबल होता है, जब आइडेंटिकल स्फीयर्स होते हैं। बात समझ रहे हैं। अगर यहां पे आइडेंटिकल होते, एक जैसे,
तो आप क्या कर लेते, दोनों पर चार्ज Q1 प्लस बाई टोटल चार्ज का आधा आधा आप बांट देते। लेकिन ये आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स नहीं है, तो यहां पर आधा आधा चार्ज नहीं बटेगा। समझ गए? अलग मामला है। क्या अलग मामला है कि मान लीजिए किसी का पोटेंशियल ज्यादा है किसी से, सपोज कर लेते हैं ए का पोटेंशियल ज्यादा, किसी का ज्यादा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो चार्ज ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ चलेगा, ऐसे फ्लो करना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का कॉमन पोटेंशियल अचीव ना हो जाए, तभी तो रुकेगा चार्ज का फ्लो। बड़ी अच्छी बात। अब मान लीजिए इक्विलिब्रियम आ गया, कॉमन पोटेंशियल अचीव हो गया, और इसमें जो चार्जेस नए वाले रह गए, अब वो क्या है, Q1 डैश Q2 डैश, और पोटेंशियल तो दोनों का कॉमन है, तो VV आ गया, है ना। ये जो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का रेशियो होता है वो C1 अपॉन C2 के बराबर होता है। ये याद कर लीजिए कैसे होता है, वो भी हम बता देंगे क्योंकि हम लोग डिटेल्ड वर्जन में हैं। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की बात करें तो ये C1 अपॉन C2 के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, इसका अगर लिखें Q इजिकल टू CV लिखते हो तो ये लिख दो Q1 डैश इजिकल टू C1 इंटू V। इसका क्या लिख दो, Q2 डैश इजिकल टू C, पोटेंशियल तो सेम ही है इक्विलिब्रियम में। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे आप देख लोगे कि ये C1 अपॉन C2 आ गया। कई किताबों में इसका आंसर भी गलत दिया है, तो ध्यान से समझना, ये रिलेशनशिप आ गई, यानी जब भी इक्विलिब्रियम में आएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की वैल्यू C1 अपॉन C2 के बराबर होगी। और ये क्यों फ्लो हो रहा है, चार्ज हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। अब हम जानते हैं कि जो स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर होता है। स्मॉल r लिख देते हैं, यहां सब बात कही गई है। तो यहां पर अगर मैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इसमें लिखूं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 लिख दूंगा C1 की जगह, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 लिख दूंगा C2 की जगह। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, R1 अपॉन R2 आ गया, यानी Q1 डैश की वैल्यू इसके हिसाब से R1 अपॉन R2 इंटू Q डैश बनी रहेगी। ये रिलेशन है, 1 कह देते हैं, एक रिलेशन, क्योंकि दो वेरिएबल है, दूसरा भी चाहिए। अब हम जानते हैं कि भाई इसमें और इसमें चार्ज तो बाहर से ना दिए गए ना लिए गए, तो चार्ज का कंजर्वेशन होना चाहिए। जितने चार्ज थे उतने ही रहेंगे, बस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया है। तो आप इसको इक्वेट कर dीजिए, यानी कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश की वैल्यू Q1 प्लस Q2 होगी। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्योंकि ना चार्ज कहीं बाहर जा रहे ना चार्ज कहीं अंदर जा रहे। बस देखिए अब सॉल्व होने वाला है। Q1 डैश की जगह ये वैल्यू पुट कर दो यहां से, तो ये वैल्यू आ गई R1 अपॉन R2 Q2 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और यहां पे देखिए Q2 डैश ले लीजिए कॉमन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 एलसीएम लेके R1 प्लस R2 अपॉन R2, इतना तो आप समझते ही हैं, Q1 प्लस Q2। तो Q2 डैश की वैल्यू क्या आई, R2 ऊपर चला गया, यानी Q1 प्लस Q2 इंटू R2 और R1 प्लस R2। ये सारी नोन क्वांटिटीज, ये देखिए निकल आया है। Q2 डैश कितना होगा, इतनी वैल्यू होगी, Q1 प्लस Q2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये Q1 डैश भी निकालना, इसी तरह आप निकाल लीजिएगा Q1 डैश, मतलब चाहो तो ये वैल्यू कहीं पुट कर दो या यहां पुट कर देना। ये R2 है, वहां पर R1 आ जाएगा, सिंपल सी बात आपको दिख ही रही है। Q1 प्लस Q डैश, अगर चाहो तो Q डैश की वैल्यू यहां पुट कर दो, Q1 निकाल लो इस तरीके से। आप देखो Q1 प्लस Q2 अपॉन, मैं रख के निकाल ही देता हूं, मैं नहीं रिस्क लेना चाहता इस इक्वेशन को ले लो, भले थोड़ा समय लग जाए। ये Q2 डैश है, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2, थोड़ा सा कैलकुलेशन बन जाएगा, इससे बेहतर है कि इसकी वैल्यू यहां डाल दूं, ज्यादा सरल पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें Q2 की वैल्यू डाल दो, Q2 डैश कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1 Q1 डैश, Q2 की जगह, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो गया R2 अपॉन R1
Q1 डैश बराबर Q1 प्लस Q2, ये ज्यादा जल्दी निकल आएगा। और यहां से Q1 डैश आप कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 अपॉन R1, और ये रहा Q1 प्लस Q2, यानी Q1 डैश की वैल्यू क्या हो गई, Q1 प्लस Q2 और R1 इधर और R1 प्लस R2। दिस क्वेश्चन इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, और ये आपके आंसर आ गए। तो मैंने कहा, मैंने इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा है कि छोटे छोटे सवाल पहले कराओ, 5, 7, 10, जैसे आप मैदान में टिके रहें। जिसको पढ़ना है मजबूती से पढ़ो, ये 2023 में आया तैयार सवाल है, अच्छा सवाल है। तो जो और कई किताबों में जो गाइडें आती हैं उसमें ये गलत दिया हुआ है। तो अगर आप सही चीज पढ़ना चाहते हैं तो इसको ध्यानपूर्वक सीखिए। खैर, ये Q1 डैश और Q2 डैश निकाल लिया। अगले सवाल की तैयारी करेंगे, इसको नोट करवा दें कई जैसे चाहते हैं आप। तो बेटा यहां पर मैं रुकूंगा, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। इसको आपने नोट किया होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं। अब इसको थोड़ा ऊपर, पूरा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरह से। ये पूरा स्क्रीन आपके सामने है। अब अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है और काफी पूछे जाने वाला है। ये ऐसा सवाल 2-3 बार आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करते हैं ये। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x, ये x है, ये V है, शोन इन फिगर, ये ग्राफ दे दिया है। एक तरफ V है, एक तरफ x है, और कह रहे हैं कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ है E एज ए फंक्शन ऑफ x, एक तरफ E और एक तरफ x, वो इसके हिसाब से इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। तो देखिए कैसे इसको पकड़ते हैं हम लोग, है ना, कैसे प्लॉट करते हैं, मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए हमें एक रिलेशन पता है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। हम ये जानते हैं, नहीं जानते, जानते ही होंगे, नहीं जानते तो याद कर लो, चलो ठीक। अब इसमें अगर ये वाला ग्राफ है हमारा V और x का, तो ये dV अपॉन dx क्या हो जाता है, ये स्लोप हो जाता है। स्लोप क्या हो गया, dV बाई dx, बात पकड़ पा रहे होगे इस ग्राफ में V, क्योंकि V अपॉन x क्या है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए इस 0 से लेकर 2 तक की कहानी, ये स्लोप थीटा है, स्लोप को tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां dV बाई dx भी आ गया है। बात पकड़ में आ रही। ये स्लोप पॉजिटिव है ना, थीटा एक्यूट एंगल है 90 से कम, तो tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये यहां पर स्लोप पॉजिटिव है। अगर 0 से लेकर 2 तक स्लोप पॉजिटिव है तो हमारा E क्या होगा भाई, ये क्वांटिटी जो आ रही है, इस क्वांटिटी को हम प्लस लिख रहे हैं, अभी जो आ रही है। बात समझ में आ रही है ना, कहां से कहां तक में, 0 से लेकर 2 में x का वेरिएबल ले रहे हैं। तो दिस रिजल्टेंट विल बी निगेटिव भाई, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब 0 से 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव होनी चाहिए। चेक करो कौन कौन से हो सकते हैं। 0 से 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव पॉसिबिलिटी है, 0 से 2 में पॉजिटिव ये नहीं हो सकता, 0 से 2 में पॉजिटिव ये भी कट गया, और 0 से 2 में अरे ये भी कट गया भैया। मतलब आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आंसर यही है इसका। इसी झटके में क्लियर हो गया, लेकिन सवाल पूरा समझाएंगे हम आपको, क्योंकि मान लो कोई ट्विस्ट है तो आप कर पाए। बात समझ रहे हो क्या। तो यहां पर 0 to 2x में ये x है, इसमें E की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, इसी में है, इसमें पॉजिटिव चलेगी, इसमें पॉजिटिव चलेगी, इसमें पॉजिटिव चलेगी, तो 3 नहीं हो सकते। अच्छा, हम यहां पे सवाल रोकेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो सीखना है। सवाल तो हो गया है, अब आगे देखते हैं 2 से 4 में क्या घटना घट रही है। तो जब हम पहला पार्ट कर ले, ये दूसरा समझ लो। जब x की वैल्यू क्या है, 2 से 4 के बीच में है, यही है, बढ़िया। यहां पर ये स्लोप कितना है, इसका स्लोप 0 है, ये स्लोप, इसका स्लोप पॉजिटिव था, और इसके स्लोप की बात करोगे तो ये निगेटिव है ना। ये देखिए एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, तो निगेटिव हो जाएगा tan थीटा। खैर स्लोप की बात करते हैं 2 से 4 में, जो कि 0 है। 0 होने का मतलब क्या है, E माइनस, और स्लोप 0 रख दिया है, तो E कितना आ गया बेटा जी, 0। तो यहां पर आप देख पाइए 2 से 4 में, क्योंकि ये सही जवाब आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इस तरह बनाते हैं,
और अगली बात करते हैं 4 से 6 में, पूरा समझा के छोड़ेंगे। x जब होगा 4 से 6 में बेटा, उस समय स्लोप निगेटिव है, थीटा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, tan थीटा निगेटिव आ जाएगा। स्लोप निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी क्या बनी, माइनस, और ये भी माइनस आ गया। स्लोप देख पा रहे हो ना, क्योंकि निगेटिव है, क्योंकि स्लोप निगेटिव है, तो ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर देखिए 4 से 6 में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो ये आपका सही। इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वही बच्चा कर पाएगा जो पढ़ लिख रहा है। इस ये प्योर रट्टा मार के ये नहीं कर सकते, क्योंकि क्या ग्राफ बन जाएगा, आप रट कैसे सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा रट्टाफिकेशन में है तो ये हाथ से निकल जाएगा क्वेश्चन। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। खैर आप इसको कर पाए होंगे, मैंने पूरी कोशिश की है कि सरल भाषा में आप सीख पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप नोट, अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन इसको पहले नोट कर लीजिए आप। मैं हटता हूं जैसे स्क्रीन पूरी सामने आ जाए, और इसको आप पकड़ पाए होंगे। देख लेते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 4 माइक्रोफैरड आर टू बी कनेक्टेड in such a way that the effective capacitance of the combination is 6 माइक्रोफैरड। इस 4 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर हैं, 3 है ना, 3 है। इनको ऐसे कनेक्शन में देना है कि हम इनका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड ले पावें। अभी लेते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड बाय कनेक्टिंग। अच्छा, अब आप जानते हैं कि अगर हम इन तीनों को पैरेलल में लगा दें, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कैसे सोचेंगे आप, तो आपको मालूम है पैरेलल में कैपेसिटेंस सीधे जुड़ जाता है, इतना हम लोग को मालूम है, सी पैरेलल। तो यहां अगर तीनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो 4 4 4 यानी 12 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ये 4 4 का है ना, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं जिससे समय हमारा आपका बचे और आप सही दिशा में ज्यादा है। ये 4 4 4 कर देंगे तो 12 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अगर हम सीरीज में लगा दें तो हम जानते हैं 1/c वाला फॉर्मूला लगता है, और इसमें एक चीज हमने पढ़ रखी है कि ये अगर 4 माइक्रोफैरड है तीनों, तो सीरीज में जो रिजल्ट आता है वो इसका कैपेसिटेंस छोटे से छोटा जो कैपेसिटेंस है उससे भी कम होता है। यानी हमें पहले से मालूम है कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट 4 माइक्रोफैरड से कम आने वाला है। बात समझ रहे हो? सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी लगाते हो कोई छोटे से छोटा कैपेसिटेंस भी लगा दोगे, यानी मान लो 2 4 4 के हैं और एक उसमें से 1 माइक्रोफैरड का है, तो उसका रिजल्टेंट सीरीज में 1 माइक्रोफैरड से भी कम आ जाएगा। पकड़ पा रहे हो ना? ये ध्यान रखने वाली बात है। 3 कैपेसिटर हैं सीरीज में, एक है 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? जो सबसे छोटा है उससे भी कम, 1 माइक्रोफैरड से भी कम। तो भाई साहब ये दोनों कॉम्बिनेशन हमारे लिए रिजेक्टेड है, यानी ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। 6 माइक्रोफैरड चाहिए। अब हमारे दिमाग में ये तुरंत बत्ती जल गई कि अगर हम इन दो को सीरीज में कर दें तो 4 4 का आधा 2 माइक्रोफैरड मिल जाएगा। अब पैरेलल में 4 लगा दें तो टोटल 6 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा? 2 सीरीज में, 1 पैरेलल में। ऐसे ही तो कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो? तो ये बना देखिए 2 सीरीज में, देखते हैं इसमें क्या होता है। और ये इसके पैरेलल में लगा दिया। ये 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड बेटा जी, और ये 4 माइक्रोफैरड, ये सीरीज में है, तो सीरीज में इनका रिजल्टेंट पूरे का कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। कैसे निकालते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में तो शॉर्ट वाला लगाओ, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये आप जानते ही हैं, 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 7 16 अपॉन 8 यानी 2 माइक्रोफैरड। और ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में आप जोड़ देते हैं, सीरीज वाला प्लस C3 कह दीजिए। तो इसका नेट था 2, इसका 4, तो 2 प्लस 4 यानी 6 माइक्रोफैरड। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बना? कॉम्बिनेशन बना कि 2 सीरीज में लगाएंगे बेटा, 1 पैरेलल में लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 2 ऑफ देम कनेक्टेड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इन पैरेलल टू द थर्ड। तो दिस आंसर इज C।
इस तरह से मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा गहराई से आपको बता सकूं। तो ये इस तरह से सवाल हो गया। और देखिए ये आपको भ्रमित करने के लिए सवाल दिया गया है। दिखाता हूं, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो ट्विस्ट रहते हैं, आपको घबरा सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए लिखा क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू कहीं रख लीजिए। इससे ये बता रहा है किसी डिस्टेंस आर पर, इस पॉइंट पी पर आपका जो डिस्टेंस इसके सेंटर से आर है, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका वी है बेटा। बहुत अच्छी बात है। देन द पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन विल बी। अब इक्वेटोरियल लाइन तो जानते हैं कि अगर आप डायपोल ऐसे बना दें, प्लस क्यू माइनस क्यू, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है इसके मिड पॉइंट से जाए, यानी ओ से पास करे और 90 डिग्री पे जाए, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां पर जब भी कोई पॉइंट लेते हैं आप, आर डिस्टेंस पे ये बोल रहे हैं, तो आप जानते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो भाई डायपोल के पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। बस इसका इससे क्या लेना देना, क्योंकि आप देखिए तो यहां से जितनी डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस यहां से हो जाती है। अगर ये मान लीजिए 2l मान रहे हैं तो ये l हो जाएगी, और इसको पाइथागोरस से निकालोगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगी। यही डिस्टेंस इसकी हो जाएगी। तो एट पॉइंट पी पर सेम डिस्टेंस है, एक का माइनस पोटेंशियल चार्ज भी सेम है, माइनस पोटेंशियल, एक का प्लस पोटेंशियल, दोनों जुड़ के कितना पोटेंशियल दे देते हैं, जीरो। सिंपल सी बात आप इतनी याद रख सकते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर डायपोल का पोटेंशियल जीरो होता है, क्योंकि यहां से डिस्टेंसेस सेम है, चार्जेस भी सेम है, बस पोलैरिटी अलग अलग है। इस वजह से एक का माइनस पोटेंशियल, एक का प्लस पोटेंशियल, और शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर इस इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए कितना होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए आंसर नंबर डी, 0। तो ये रहा आपका आंसर नंबर डी। तो ये कुछ बच्चे ऐसा सोच कहीं फंस गए इस जाल में तो कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, जो कि नहीं करेंगे पढ़ने वाले। फिर भी जो वीडियो देख रहे हैं आप, इससे क्लैरिटी मिलनी चाहिए। चलिए, मैंने कुछ शुरुआती जो सवाल हैं वो कोशिश की है कि रीसेंट वाले ही पकड़ के चलें आगे, फिर आगे सवाल आते जाएंगे। ये भी देखिए इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें कहा विच ऑफ द डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स। ये दो चार्ज जो डायग्राम है, ठीक है, दो चार्ज प्लेट है। इफ ए न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड, यहां पर कोई कंडक्टर रख दिया जो न्यूट्रल है, बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स, इफ ए न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आप कंडक्टर रख देते हैं तो कंडक्टर की वजह से, ये इंडक्शन की वजह से यहां चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इसके अंदर के जो चार्ज होंगे वो प्लस के पास माइनस वाले इकट्ठा हो जाएंगे, माइनस के बाद प्लस वाले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? यहां से निकलेंगी, यहां टर्मिनेट माइनस पर, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, और फिर प्लस से स्टार्ट होके माइनस की तरफ ऐसे, और दूर वाली सीधे निकल जाएंगी ऐसे करके, जैसे यहां ये बनी हुई है। तो ये आंसर इसका क्या होगा? डी। पहले वाले में इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ ही नहीं है तो खत्म, आएगी तब तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुल करती है, तो ये गलत है। इसमें बीच में कुछ है ही नहीं, ये भी गलत है। क्यों भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं, कंडक्टर के अंदर नहीं होती, वहां तक तो पहुंचती हैं, उसके बाहर तो निकलती हैं। यहां ये हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं तो पागल बना रहे हैं, प्लस से माइनस होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जो मैंने आपको बता दिया। ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है, कंडक्टर रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताओ, एकदम आपको 100 नंबर मिलेंगे। The magnitude of electric field in Newton per coulomb in a region varies with distance r in meter। ये देखिए एक रिलेशनशिप है, E जो है इस तरीके से वेरी कर रहा है। By how much does the electric potential increases in moving from point r बराबर 1 मीटर से r बराबर 10 मीटर। देखिए आपने ये पढ़ा था अब तक, और आपके कोर्स में भी है, कि अगर आपको कहीं पर पोटेंशियल पता है तो इसके डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, उससे डेल्टा वी या डिफरेंस इज पोटेंशियल पूछा है, उल्टा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी फॉर्मूले में डी आर इधर पहुंचा दो, माइनस डीवी, या डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, इंटीग्रेट कर दो साहब, पूरा वी मिल जाएगा, डेल्टा वी मतलब, और यहां वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर।
इसी का हम यहां पर उपयोग करेंगे। बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ई डॉट डी आर आता है, यहां ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं हो रही है, वरना आप क्या लिखते हो, ई डॉट डी आर वेक्टर। खैर यहां पे इसी से काम चल जाएगा, विदाउट वेक्टर, वेक्टर की कहानी दे रखी है। तो यहां पर हम लोग ई हमको गिवन है, अब हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, तो इसी रिलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैंने आपको झट से सिखाया है। माइनस लगाओ, 1 से लेकर 10 तक जा रहे हो, आर की वैल्यू, ई कितना है 10r प्लस 5, और ये रहा dr। इसको इंटीग्रेट करोगे तो 10r स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5r, और 1 से लेकर 10 तक वैल्यू रख दो। -1 यहां से काट डालो चाहे तो, 5 बाहर भी आ जाएगा, जल्दी कर लेते हैं 2 से काटा 5, और 5 को ये बाहर ले लो कॉमन, -5, अंदर बचा r स्क्वायर प्लस r की वैल्यू 1 से 10 तक। तो -5 को तो किनारे कर लो, -5 को किनारे कर लो और 10 रख दो, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10 -1, 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर है मतलब, तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। तो ये वैल्यू मतलब पड़ा का मतलब -5, और ये 110 में 2 घट गया, 108 आ जाएगा, जगह कम पड़ गई गया, -5 इंटू 108, तो 100 540, 540 आ गया, मैं ऊपर करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ गई -540 वोल्ट। ये आपका आंसर है ना। मैं इसलिए करा रहा हूं कि इन पीवाईक्यूज को देखने के बाद आप 100% अपने में मजबूती ला सकें कि मैं कर लूंगा सारे क्वेश्चन, गोल्ड क्वालिटी तो इसको आप नोट करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाक से। 5 नंबर, राइट टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो कैरेक्टरिस्टिक पहली क्या है कि उस पर वर्क डन 0 होता है, तो वर्क डन in moving a test charge over an equipotential surface is 0। ये तो बड़ी अच्छी चीज रहती है, पकड़ के रखिए। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब वही है, are always directed normal to equipotential surfaces या surface। ये इसकी कहानी हो गई, नोट करिए, आगे चलेंगे फटाफट। अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल भी बहुत ही फेमस सवालों में से एक है, कई लोग इसका एमसीक्यू के लिए शॉर्टकट याद कर लेते हैं, आप भी कर लीजिएगा। एमसीक्यू है फट से लगाओ, नहीं एमसीक्यू है करना पड़े तो हम करके दिखा रहे हैं। 2 नंबर का, एन स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं, ऐसी ऐसी एन है, ईच ऑफ रेडियस आर, इनका रेडियस भी आर है, चार्ज टू ए पोटेंशियल वी, पोटेंशियल वी है। These droplets coalesce to form a single large drop, ये मिल जाती हैं, एक बड़ी सी ड्रॉप बनाती हैं। इसका रेडियस दिया हो ना दिया हो, कैपिटल आर पकड़ रहे हैं, विदाउट एनी चार्ज लीकेज, जितना चार्ज इस पे था उतना इस पे आ जाएगा। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द लार्ज ड्रॉप, ये जो अगर मैं इसको वी डैश कर दूं, क्या चलिए वी डैश कर देता हूं, ये वी डैश निकालना है। यहां की बात अगर हम करें तो इसमें वॉल्यूम तो दोनों का एक होगा, और इसके पोटेंशियल का रिलेशनशिप क्या होता है, अगर एक पे चार्ज क्यू ले लें हम यहां पर, तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ सिंगल ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ सिंगल स्मॉल ड्रॉप। और क्योंकि वॉल्यूम कंजर्वेशन तो लगेगा ही, इसी से पूरी ड्रॉप बन रहा है, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन पहले लगा देते हैं, रेडियस में रिलेशन आ जाएगा। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन, तो इसका वॉल्यूम कितना, एक का है 4/3
पाई आर क्यूब, और टोटल n है यहां पर, इतना वॉल्यूम टोटल है, इसका हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इक्वेट कर दीजिए, 4/3 तो भाई साहब सीधे सीधे कट गया। अब यहां पर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई, n की पावर 1/3, और ये क्यूब रूट लोगे तो ये r ही बचेगा। ये रिलेशन आपका आ गया, 1 कह दो चाहो तो इसे, कैपिटल और स्मॉल r में रिलेशन। ठीक, अब यहां पर टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज 1 पर q लिया है, n है, तो टोटल चार्ज इज nq। ये चार्ज यहां पर q ही रहेगा, जितना उधर था उतना चार्ज यहां पर है, सिंपल सी बात है। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोटेंशियल ऑफ ए बिग ड्रॉप। पोटेंशियल ऑफ ए बिग ड्रॉप, तो बिग ड्रॉप पे पोटेंशियल क्या रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है बड़ा वाला टोटल चार्ज, और रेडियस है उसका बड़ा वाला रेडियस। अब पुराने वाले से जो फिगर्स हैं वो इसमें ठूस देंगे, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस कैपिटल क्यू की जगह स्मॉल एन क्यू रख दो, जिससे पुराने वाले से रिलेशन बना पाए। कैपिटल आर की जगह रख दो n की पावर 1/3 इंटू आर। इस n को एडजस्ट करके बाहर कर देंगे, बाकी सब एक तरफ। ये n की पावर 1 है और 1/3 घट जाएगा इसमें, तो n की पावर कितना आ जाएगा, 2/3। साफ नहीं लिखा है, ये देखिए 1 में 1/3 घटाओगे 2/3 बचेगा, और ये पूरी वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल था, गिवन था हमको V सवाल में। तो ये वैल्यू क्या हो गई, V डैश की वैल्यू बेटा n की पावर 2/3 इंटू स्मॉल ड्रॉप। ये आंसर आपका आ गया है बेटा, n की पावर 2/3 V, दिस इज योर आंसर। और इसको फॉर्मूले की तरह कई बच्चे याद कर लेते हैं, मैं लिख देता हूं, एमसीक्यू में बड़ा काम आता है। तो वो कैसे याद करते हैं, V लिख दो बिगर ड्रॉप, जितना ड्रॉप्स थी उसकी वैल्यू 2/3, और F स्मॉल ड्रॉप। इस तरह से फॉर्मूला बना लेते हैं, तो एमसीक्यू आएगा तो झट से हो जाएगा, आप भी बना लीजिए, हम क्यों पीछे रहे हैं। और अगर करके दिखाने का आ जाएगा तो मैंने बताया ही आपको है। एमसीक्यू आए इतना ना करो, इसी को लगाओ काम तमाम। जो नीट वीट की तैयारी करते हैं वो बड़ा बड़ा ऐसे ही निकाल लेते हैं, जो जेईई मेंस की तैयारी करते हैं, आप भी निकाल लेना। खैर ये फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, किसके लिए, एमसीक्यू के लिए। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा एमसीक्यू के लिए। वीडियो भले 10 मिनट चला जाए, लेकिन आपको समझ में सब आना चाहिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, करने का तरीका, और ये फॉर्मूला कहां से इजाद हुआ, इन्वेंशन, उसको भी पकड़ लीजिए। नोट कर चुके होंगे, अगला सवाल चलेंगे। इसको नोट करने में तो आप पॉज करें और नोट कर डालें। तो ये देखिए यहां पर इसको आप बढ़िया तरीके से कर चुके, और ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैं शुरुआत में कराया था। तो इससे इन्होंने कहा है बनाओ, तो जो मैंने पूरी बात समझाई थी वही इस्तेमाल हो जाएगी। तो लिखा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए फंक्शन ऑफ V शोन इन दी फिगर। ये देखिए V है, यहां पर X है, ये फिगर है। हमको E एज ए फंक्शन ऑफ X बनाना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और X इधर, ये हमको ग्राफ खींचना है। हमने अभी पीछे देखा था, देखिए फिर समझाते हैं। E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ये माइनस स्लोप, इसका स्लोप इस समय क्या है, पॉजिटिव। सारी चीज समझा चुके हैं तो दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसका स्लोप कितना है, पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के 0, इसका स्लोप कितना है, निगेटिव। तो आपने देखा फिगर बना रहे हैं, अब यहां पे रखोगे 0 से 1 के बीच x की वैल्यू, तो आपका E कितना पकड़ रहा है, स्लोप इज पॉजिटिव। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो माइनस प्लस स्लोप, तो माइनस E आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होना चाहिए। फिर x की वैल्यू चल रही है 1 और 2 के बीच, यहां पर स्लोप 0 है, तो इसका मतलब है E इज इक्वल टू माइनस, और स्लोप की वैल्यू तो अंडा, तो E बराबर अंडा। नंबर 3, 2 से 3 है,
इसमें E बराबर माइनस स्लोप भी माइनस है, तो माइनस स्लोप यानी E की वैल्यू पॉजिटिव। अब खींच मारो, यहां से E निगेटिव था पहले में, 1 से 2 में, 0 से 1 में, तो ये 0 है, और यहां आप बना दीजिए 1, तो ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। देखिए, ये देखिए, ऐसे फिगर खींचा और ऐसे आप दिखा दीजिए, यहां तक की कहानी ऐसे। ठीक, फिर 1 से लेकर 2 में, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, 0, ये ऐसे गाढ़ी लाइन यहां चली गई। फिर 2 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इन नेचर, तो जितना प्लस ई आ रहा था, स्लोप लगभग एक जैसा लग रहा है, तो हम ग्राफ फिगर यहां से खींच देंगे, ऐसे पकड़कर, ये बाहर क्यों अंदर होना चाहिए, हटाएं कैसे, हट जाओ, अबे क्या क्या हट रहा है 3 नंबर बनाया, तो यहां से आप पकड़े और ये पॉजिटिव फिगर 2 से 3 तक यहां तक चली गई। ये वैल्यू क्या है, दिस इज प्लस ई और दिस इज माइनस ई। तो ये फिगर आप समझ पा रहे होंगे, एक लाइन ये बनी, फिर यहां पर 1 से 2 में ये 0 हो गया। खटाक से आप चाहें तो एक पर आप ऐसे लाइन भी, गाढ़ी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ये ऐसे बना दो जैसे किताबों में बना रहता है, ये ड्रॉ हो गया आपका। तो ड्रॉ करने का तरीका सीख लीजिए, आता बहुत है, खैर आप नोट कर लिख चुके होंगे। लिखा है 4 पॉइंट चार्जेस क्यू 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 प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, लिखा है, शोन इन फिगर। बढ़िया, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू। इस पर या इस पर कोई ले लीजिए, दोनों पे सेम आएगा। हम चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स का रिजल्टेंट निकालने वाले हैं, आइए फटाफट निकालते हैं। ये प्लस क्यू दिख रहा है, ये भी प्लस क्यू दिख रहा है, तो इस ये वाला इस पे जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा एफ क्यू, ये वाला लगाएगा इस डायरेक्शन में। सेंट्रल फोर्सेस हैं, जो लाइनें ज्वाइन करती हैं सेंटर टू सेंटर, उधर ही लगते हैं। ये कैपिटल क्यू साहब किधर लगाएंगे, डायगोनली इस डायरेक्शन में, ऐसे लग गए फोर्स। अब इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, जिससे आप मेरे साथ आ जाओ, कि जब भी ये दोनों इक्वल फोर्सेस होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है और चार्जेस भी सेम है, तो अगर डिस्टेंस सेम है और चार्ज सेम है तो वहां पर फोर्स भी सेम लगता है। कूलम्ब्स लॉ तो वही है, फिजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 Q2 सेम है और R स्क्वायर भी सेम है। इसका मतलब ये FQ फोर्स सेम है। दो इक्वल जब फोर्स लगाते हो कहीं पर, मैं ऐसे ही फोटो बनाता हूं, F और F, जब भी दो इक्वल फोर्स लगते हैं, इनका रिजल्टेंट इसके एंगल बाइसेक्टर से जाता है। F नेट या F रिजल्टेंट कहां से जाता है, एंगल बाइसेक्टर, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो इसका F का रिजल्टेंट किधर जाएगा, FQ की ही डायरेक्शन में, जो डायगोनली जा रहा है। यानी FQ का रिजल्टेंट इधर ही जाएगा, रिजल्टेंट निकाल के FQ में जोड़ देंगे, बात खत्म। ये है हमारा थिंकिंग प्रोसेस कि कैसे सवाल को करेंगे। अब आइए फटाफट इसको करना शुरू करते हैं। तो मैं इसका इस्तेमाल जगह का करूंगा, FQ लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन A था ना बीच का डिस्टेंस, तो A स्क्वायर। और दूसरा वाला भी ये FQ लिख दिया, तो दोनों को नहीं लिख रहा हूं, आप समझ गए, FQ बराबर है। यहां पर इसके लिए भी लिखेंगे FQ, तो यही आएगा जो इसके लिए है। बढ़िया, F कैपिटल Q लिख लेते हैं। F कैपिटल Q जो लगा रहा कैपिटल Q वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q पे, तो Q इंटू Q यानी Q स्क्वायर, और बीच का डिस्टेंस ये चाहिए। तो ये देखिए A है, ये A है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो A रूट, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, तो A√2 हो जाएगा। ये तो निकाल ही लेते होंगे, इसको जोड़ो, पाइथागोरस लगा दो, तो ये A√2 आ जाएगा। कई बार कर चुके हैं इसलिए याद भी हो जाता, आपको भी याद हो गया होगा। A तो ये A√2, तो यहां पर हम कर देते हैं A√2 का स्क्वायर। ये देखिए √2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, जगह का मैं यहां लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। ठीक, अब हम इस FQ का रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं, जो कि F कैपिटल Q की डायरेक्शन में होगा। नेट फोर्स ऑन चार्ज
कैपिटल क्यू जो हमने पकड़ा हुआ है, तो एफ नेट कितना आया बेटा, एक तो एफ क्यू लगी रहा है उस डायरेक्शन में ये, और इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ क्यू का स्क्वायर प्लस एफ क्यू का स्क्वायर। बात समझ गए होगे, ये दोनों 90 पर हैं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते आए हो, जोड़ मारा, क्योंकि डायरेक्शन एक था इसलिए जुड़ गया है यहां पर, तो ये वैल्यू हो गई एफ क्यू, और ये सेम है तो एफ रूट टू, ये देखिए काम बन गई, वैल्यू रख दो, खत्म करो। एफ कैपिटल क्यू का वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। मेरे ख्याल से बिल्कुल मेरे साथ चल रहे हैं आप। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और रूट टू इसका था। अब जो कुछ कॉमन आ रहा है निकाल लो, डायरेक्शन फिट कर दो डायगोनली, तो यहां पर एफ नेट की जो वैल्यू आई, क्या क्या कॉमन है यहां पर, कैपिटल क्यू कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ए स्क्वायर भी कॉमन है। यहां पे वैल्यू कितनी बन गई, क्यू अपॉन 2, यहां कॉमन ले लिए हैं तो रूट टू ऊपर ही है, तो रूट प्लस तो लिखो, प्लस रूट टू क्यू, और इसका डायरेक्शन किधर है, अलोंग डायगोनल। सेकंड पार्ट भी था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, 5 नंबर का 3 नंबर का सवाल है, तो ये कहानी पहले वाले का आंसर आ गया, आंसर नंबर ए। पोटेंशियल एनर्जी बहुत निकाल चुके हैं, फटाफट निकाल लेंगे, मैं यही कर देना चाहूंगा थोड़ा छोटा छोटा लिख के, कई बार कर चुके हैं, फटाक से आप समझ जाएंगे। बी लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया कॉमन, और इसके कितने कितने पेयर बनेंगे, 6, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, जैसे सिखाया था आपको, ये 4 है ना, 1 2 3 4, पहले का पहले से बनाओ, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, फिर 2 से शुरू करो, 2 का 3 से, 2 का 4 से, फिर 3 से शुरू करो, 3 का 4 से, ये पेयर बने। ऐसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में 4 तक जाना, कोई गलती नहीं होती कभी। मैं जल्दी से लिखता हूं, 1 का 2 से, क्यू का ये 1 2 3, इसको मैं 1 ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं, दिख नहीं रहा, 4 ले रहा हूं, तो क्यू 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 अपॉन बीच का डिस्टेंस ए था, तो वहां लिख देंगे क्या हम लोग, ए, फिर इसका इससे डिस्टेंस ए रूट टू है, ध्यान रखना, तो हमने लिखा क्यू इंटू क्यू अपॉन ए का जा गया रूट टू ए, फिर इसका इससे, तो क्यू इंटू क्यू अपॉन ए, फिर ये कंप्लीट, इधर आ जाओ, 2 का 3 से, तो क्यू का क्यू से अपॉन ए, फिर इसका इससे, फिर डायगोनल आ गया, तो क्यू इंटू क्यू अपॉन रूट टू ए, फिर कौन सा बचा रह गया भाई, 2 का 3 से, 2 का 4 से कंप्लीट, फिर आ गया 3 का 4 से, तो क्यू इंटू क्यू अपॉन ए। कभी ये 6 पेयर बनते हैं 4 में, जो मैंने बना के आपको दिखाए हैं। अब देखिए यहां पर फटाफट जोड़ने का काम करेंगे, कोई जुड़ रहा हो तो, ये के क्यू, ये देखिए सेम फिगर है, ये, तो ये 4 बार हैं, तो 4 क्यू क्यू अपॉन ए, इसकी कहानी तो ऐसे ही सेट हो गई। अगले की बात करते हैं, क्या बचा रह गया, ये बचा रह गया क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए, और यहां बचा रह गया क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए। ये एक्सप्रेशन आ गया है, ए और कॉमन ले लो, बाकी एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन नहीं आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए और कॉमन ले लीजिए आप, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 4 क्यू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू, ए अगर बाहर निकाल, कुछ गड़बड़ कर दी है क्या, नहीं ठीक है, रूट टू ए तो कॉमन ले लिया है, तो ए तो
ठीक है, एक कॉमन ले लोगे तो बाहर चला जाएगा, ना लो तो रहने दो, और ये आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन √2। ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू आ गई। जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे ये इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे का सवाल लगाएंगे। तो मैं पूरी चीज करा रहा हूं जिससे आपको सुपरलेटिव डिग्री का फायदा मिल जाए। तो आप इसको बेटा क्या बोलना चाहिए, फटाफट नोट कर लो। मेरे ख्याल से आप नोट कर पा रहे होंगे, बढ़िया बात है। और अगली कदम पर इसके नीचे वाला दिखाना है अभी आपको, इसका नीचे यहां तक पहुंच गए। तो इसको बेटा जी नोट कर लीजिए। तो 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ 12 पिकोफैरेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 50 वोल्ट। इस तरीके से पहले हमने जोड़ा है। ये था 50 वोल्ट की बैटरी और दोनों थे 12 पिकोफैरेड के 2 कैपेसिटर। देख लेंगे अभी क्या करना है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। तो निकाल लेते हैं, पहले इसका इक्विवेलेंट निकालो। 12 है तो आधा आ जाएगा, 12 का आधा 6 पिकोफैरेड। सी इक्विवेलेंट, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। C1 C2 आप चाहें तो ऐसे कर लें, वरना तो सेम होता है तो आधा आ जाता है। 12 × 12 अपॉन 12 प्लस 12, और ये वैल्यू आ जाएगी 6 पिकोफैरेड। हम आप सब जानते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। वोल्टेज हमें पता है, तो एनर्जी कितनी सेव रही इसमें, हाफ CV² लगा दो। C पता है, V भी पता है। C कितना था 50, V पे आ जाते हैं पहले, हाफ 6 पिकोफैरेड 10⁻⁻12 और 50 का स्क्वायर। तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5 नैनो जूल। ये आपकी एनर्जी आ गई। अब क्या कह रहा है, इफ दीज वर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम बैटरी हाउ मच एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। ये पहला पार्ट था एक तरीके से। दूसरे में इन्होंने नाटक किया है, दोनों को ऐसे पैरेलल जोड़ मारा है। 50 वोल्ट की बैटरी अब भी है और 12 पिकोफैरेड के, ये कहानी थी। तो C इक्विवेलेंट इस समय कितना है, जुड़ जाएगा तो 24 पिकोफैरेड हो जाएगा। 12 + 12 यानी 24 पिकोफैरेड। अब अगेन एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसकी बात कर लीजिए, हाफ CV²। C कितना है, 24 × 10⁻⁻12 इंटू 50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 30 नैनो जूल, ये आंसर आपको मिल गया। अब आगे देखें क्या बता रहे हैं ये, ऑल्सो फाइंड द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन ईच केस। अच्छा भैया, चार्ज भी पूछे पहले ही लिख देते, जब कर चुके हैं तब ये पूछ रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में पहले पार्ट में चार्ज कितना आया, मैं सीरीज की QS लिख दे रहा हूं सीरीज के लिए, CS × V। CS कितना था, 6 पिकोफैरेड, तो 6 × 10⁻⁻12, V था 50 वोल्ट, तो वैल्यू हो गई 300 पिको कुलाम। ये पहले वाले का आंसर आ गया। इस वाले की बात करें तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो मैं QP लिख देता हूं, जैसे आप आसानी से समझ जाएं जहां तक संभव हो। C इक्विवेलेंट कितना था इसका, 24 पिकोफैरेड, या पिको ही लगे रहने देते, ये वैल्यू हो गई। तो ये 12 करोगे तो 1200 आ जाएगा पिको कुलाम, 1200 पिको कुलाम। ये हो गया, बस मेरे ख्याल से हो गया, यही था। तो मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लें अच्छे से, एक एक चीज मैंने करा दी है, अच्छी तरह नोट करके समझ लीजिए आप। ये है एक पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O एज शोन इन द फिगर। ये देखिए यहां पे मार्क्स लिख दिए हैं। इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो भैया हम तो यहां पर जानते ही हैं, पॉजिटिव चार्ज से जितना दूर जाओ पोटेंशियल घटता है। पोटेंशियल का तो फॉर्मूला ही रहता है ना, 1/4 πε0 Q/R। यानी VA की वैल्यू क्या है, फॉर ए गिवन चार्ज R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, R बढ़ाओगे V घटेगा। तो A का पोटेंशियल पास में है तो ज्यादा, B दूर है तो कम। तो VA इज ग्रेटर देन VB।
इस फॉर्मूले, इस आर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि आर ए इज लेस देन आर बी। ज्यादा इसमें टेक्निकल करने की जरूरत नहीं है, जहां तक प्यार से हो पाए काम वही ठीक है। ये वैल्यू वी ए माइनस वी बी क्या हो गई? ग्रेटर देन 0। ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन नहीं है, तो पॉजिटिव है इसका डिफरेंस। आंसर इज पॉजिटिव। आप समझ गए यहां से? बस बड़ा सिंपल सवाल था, ज्यादा झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। पास रहोगे तो ज्यादा पोटेंशियल, दूर जाओगे तो कम पोटेंशियल। सिंपल रखो चीजें, वही पसंद आएंगी आपको और हमको। लिखा है कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द कैपेसिटर C2, ये महाशय, इन द सर्किट शोन इन द फिगर, गिवन पोटेंशियल एट A 90 वोल्ट, C1 दिया है, C2 दिया है, C3 दिया है, और साथ में ये अर्थिंग है, तो इसका पोटेंशियल अर्थिंग का कितना होता है? 0। ये आपको पता ही होगा। अब यहां पे इस पे निकालना है हमको चार्ज और एनर्जी स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस यहां पर हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे बेटा कि कितना चार्ज है, क्योंकि चार्ज जो फ्लो करेगा ना वो तीनों में सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। तो चार्ज के लिए हमें इक्विवेलेंट चाहिए, ये तीनों सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी 1/C1 कितना है? 20 माइक्रोफैरेड। 20, 30 और 15, तो 20, 30 और ये रहा 15। तो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? एलसीएम ले लीजिएगा, 60 आ जाएगा। 3 प्लस 2 प्लस 4/60, C इक्विवेलेंट आ गया 60/9 माइक्रोफैरेड। ये कॉम्बिनेशन हुआ। अब चार्ज निकालने जाएंगे तो C इक्विवेलेंट इंटू V लिखेंगे। इसका इसके बीच का पोटेंशियल कितना? 90 माइनस 0 यानी 90 वोल्ट। तो C इक्विवेलेंट कितना है? 60/9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 90 वोल्ट। 9 से काटोगे 10 आ जाएगा, और ये आपको 600 माइक्रो कूलाम मिलेगा। ये चार्ज है, और ये चार्ज क्योंकि सीरीज में है तो सब में यही चार्ज होगा। आप इतना पकड़ लियोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है। V2 चलो निकालने, फॉर C2 हमने लिखा पोटेंशियल कितना हो जाएगा? Q/C2। चार्ज हम निकाले बैठे हैं 600 माइक्रो कूलाम, 600 इंटू 10⁻⁻6, और C2 की वैल्यू दे रखी थी 30 माइक्रोफैरेड। ये आ गया 20 वोल्ट। वोल्टेज पूछा था ना, वोल्टेज निकाल लिया। एनर्जी स्टोर निकाल ले, हाफ CV² लगा देंगे। एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ C2V2²। तो हाफ लिखा, C2 था 30 माइक्रोफैरेड, और V2 निकाला था 20 वोल्ट का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 10⁻⁻3 जूल। और ये देखिए, ये एक आंसर आया, वोल्टेज वाला कहां है? ये एक आंसर आया। इस तरह से ये भी सवाल आपने कर लिया, एकदम शानदार तरीके का सवाल। आप इसको नोट कीजिए, और करते हैं बहुत जहां गलती करेंगे। अभी 2 क्वेश्चन ऐसे दिखाएंगे जो गलती के बड़े चांसेस आपके वहां हैं। खैर, इसको आप नोट कर लीजिए साहब। तो बच्चों, वीडियो खत्म होने से पहले याद दिला दूं कि द्रोणा देश का बोर्ड्स के लिए, CBSE बोर्ड्स के लिए देश का नंबर 1 कोर्स है। क्यों ऐसा मैं बोलता हूं? क्योंकि शाम को लाइव क्लास होती जो हाईली इंटरैक्टिव है, इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। उसके साथ साथ आपको NCERT एग्जाम्पल्स और NCERT एक्सरसाइज बुक में जितने भी हैं, सबके वीडियो सॉल्यूशंस मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं, सरल भाषा में मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। लास्ट 10 इयर्स के PYQs जो मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा असर्शन रीजनिंग, MCQ, केस स्टडी, इसका भी सारा वीडियो सॉल्यूशन जो मैंने बनाए हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ में असाइनमेंट भी आपको मिलेगा, और गोल्ड स्टैंडर्ड टॉप क्वालिटी के हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, और फॉर्मूला शीट जो एग्जाम में बड़ी मदद करेगी। यानी वो सब कुछ मिल रहा है इसमें जो आपके पढ़ाई के लिए जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं
अच्छा स्कोर करना, 97% लाना, तो द्रोणा के साथ जुड़ जाइए। जो बच्चे द्रोणा के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में आइए, वहां पर आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा, वहां पर आप उसको ले सकते हैं। लेकर मेरे साथ जुड़ जाइए और अपनी फिजिक्स को सुपर स्ट्रांग कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आसान लगा हो, डिटेल लगा हो और इजी फिजिक्स विद अरविंद सर लगा हो, आसान भाषा में इजी फिजिक्स, तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।